2014 से लेकर के 2021 तक में अगर आप देखिएगा तो मुस्लिम टारगेटेड है, हर हाल में मुस्लिम टारगेटेड है। पश्चिम बंगाल के हर एक इलेक्शन में यही कहा गया कि दुर्गा पूजा विसर्जन रोका गया लेकिन मुहर्रम मनाने दिया गया। पश्चिम बंगाल के हर एक इलेक्शन में यही कहा गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि हम लोग हिंदुत्व सेव करने आए हैं। लाखों करोड़ों बेटियां बेरोजगार हैं, लाखों करोड़ बेटे भारत के बेरोजगार हैं, फिर भी हमारे भारत माता की जय है। कैसे जय है? पश्चिम बंगाल के हर इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यही कहा गया कि यहाँ पर मिनी बांग्लादेश बन रहा है। मैं चाहती हूँ कि हर वो क्रिमिनल आर्मी एजेंट जो भारतीय जनता पार्टी का है, जो मुसलमानों को टारगेट कर रहा है, वो जेल के पीछे हो। कि अच्छा हुआ कि नथुराम गोडसे ने गांधी जी को मार दिया, ये कहा जा रहा है। तो ये क्या है? ये भारतीय जनता पार्टी के क्रिमिनल आर्मी एजेंट हैं। আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে পেয়েছি আমরা নাজিয়া এলাহি খান। বিগত কয়েকদিনের যে ধর্মীয় কারণ নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় কথা হচ্ছে, সেই কারণ নিয়ে আজকে কথা বলবো। একদমই যেখানে খ্রিস্টান থেকে শুরু করে একদম বলা হচ্ছে 25শে ডিসেম্বর খ্রিস্টানদের যে এতদিন ধরে যে সমস্ত ধর্মীয় আচার আচরণ পালন করে আসছেন সেগুলো করা যাবে না, সেগুলোর উপর আরোপ দেওয়া হবে। মুসলিম সমাজের উপরেও কিছু আরোপ লাগানো হচ্ছে, এই ব্যাপারে কথা বলবো। প্রথমে জিজ্ঞাসা করবো, ম্যাম কেমন আছেন? খুব ভালো। আর এই যে ধর্মীয় সংস্কৃতিতে ধর্মীয় ভাবাগে এরা যে আঘাত করছে, কি বলবেন এই সম্পর্কে? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। इतने बड़े मंच को सजा करके हरिद्वार धर्म संसद की तरफ से जो इतने सारे मीटिंग्स हो रहे हैं, उसको इमीडिएट रोकने की ज़रूरत है, उसको इमीडिएट बैन करने की ज़रूरत है। और अपने मुंह से ये लोग कह रहे हैं कि इन्होंने मुसलमानों को झूठे केसों में फंसाया है, ये मुसलमानों को कत्ल करना चाहते हैं। ये अपने मुंह से कह रहे हैं कि अब मुंह से बात नहीं हो पाएगा, इनकी ज़मीनें महंगे दाम में ख़रीदो, इनको मारो, इनको ख़त्म करो। इनकी पॉपुलेशन ऐसे मुसलमानों की ख़त्म नहीं होगी। क्रिश्चियन को उनका क्रिसमस मनाने नहीं दिया जाएगा, उनका न्यू ईयर मनाने नहीं दिया जाएगा, मुसलमानों को उनका ईद और बकरीद मनाने नहीं दिया जाएगा। तो ये जो इतनी मतलब वाहियात बातें ये लोग खुले आम कर रहे हैं, इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी एक्शन, लीगल एक्शन, स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन नहीं लिया जा रहा है। मात्र एक छोटे से सेक्शन पर एक एफआईआर करके छोड़ दिया गया है, जिसमें सारे साधु संतों का नाम भी नहीं है जो मंच पर मौजूद थे और जिन्होंने इतना भड़काऊ भाषण दिया है। सिर्फ एक मामूली सा सेक्शन दे करके इस बात को रफा दफा करने की कोशिश की गई है और कंटिन्यूअसली अलग अलग स्टेट्स में ये ऐसा हरिद्वार धर्म संसद किए जा रहे हैं। और हर एक मंच से ये मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को खराब खराब बातें बोलते हैं। देखिए, मुसलमानों को झूठे केस में फंसाना ये इनके लिए कोई नई बात नहीं है। ये पश्चिम बंगाल क्या पूरे हिंदुस्तान के जितने भी एडुकेटेड मुस्लिम हैं वो सब जानते हैं, वो सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि किस तरह से मुसलमानों को फंसाने का काम किया जा रहा है। और मैं खुद विक्टिमाइज्ड हो चुकी हूँ। यही मेरे को बोलना था, जो आप खुद अरेस्ट हो चुके। जी, मैं खुद विक्टिमाइज्ड हो चुकी हूँ। और जिस इंसान के वजह से और जो पूरा एक मतलब ग्रुपिज्म बनाया गया था पिछले कई महीने से, मैं बता रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के अपने एक हिडन क्रिमिनल आर्मी है जो उन लोगों को टारगेट करते हैं जो बहुत रिस्पेक्टेड होते हैं, जो बहुत क्वालिफाइड होते हैं, जो बहुत समाज में वैल्यू रखते हैं। खास करके उन लोगों को टारगेट किया जाता है। देखिए, 3 या 4 दिन पहले नवाब मलिक जी ने, मंत्री हैं वो एनसीपी से, उन्होंने भी विधानसभा में महाराष्ट्र में बहुत क्लियर बात कही थी और उनको कहने नहीं दे रहा था विपक्ष की पार्टियां, लेकिन उन्होंने फिर भी अपनी पूरी बात रखी कि किस तरह से समीर वानखेड़े और केपी गोसावी जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है, सारी चीज़ें सामने आ गई और किस तरीके से हर एक फिल्म एक्टर एक्ट्रेस को टारगेट किया गया बिना किसी वजह के। आर्यन खान जब अरेस्ट थे तो
उनको कभी पेडलर बताया गया, उनको कभी ड्रग एडिक्ट बताया गया। रिया चक्रवर्ती के साथ भी वही हुआ। तो ये एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, ये एक इन लोगों की हिडन स्टोरी चल रही है, जिस पर हर स्टेट में क्रिमिनल आर्मी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की काम करती है, ताकि रिस्पेक्टेड लोगों को फंसाया जाए, मुसलमान लोगों की छवि खराब की जाए, मुसलमान लोगों को ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि ये लोग बहुत खराब लोग हैं, ये लोग ड्रग डीलर हैं, ये लोग दाऊद इब्राहिम के रिश्तेदार हैं, ये लोग बड़े बड़े मतलब जहादी लोगों से इन लोगों का रिश्ता है। तो ये जो चीज़ चल रही है, ये आज ये धर्म संसद जो चला है और जो मुंह खोल करके इन लोगों ने कहा है कि हमने कई केसेस में SC/ST के केसेस में हमने इन लोगों को फंसाया है और फंसाते रहेंगे और मारेंगे। अगर 100 आर्मी भी इनकी बनती है और 20 लाख मुसलमानों का भी ये कत्ले आम तलवार से कर देते हैं तो हम लोग की जीत होगी। आप सोचिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट चुप क्यों है? आज सेंट्रल गवर्नमेंट, आज प्रधानमंत्री इस पर क्यों नहीं मन की बात में अपनी बात रख रहे हैं? वो तो मन की बात अभी भी कर रहे हैं ना। तो इस मुद्दे पर उनकी मन की बात कहाँ खत्म हो जा रही है? इस मुद्दे पर वो अपने मन की बात में क्यों नहीं कह रहे कि ये साधु संत गलत कर रहे हैं? आज यूपी के इलेक्शन के दौरान में अमित शाह जी जाकर के गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। आज वहां पर उन्होंने ये बात क्यों नहीं कही है कि हिंदू प्रथा को खराब करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, हर इंसान को हमारे कुरान पाक में साफ लफ्जों में लिखा है, लकुम दीनकुम वलिय दीन। आप अपने धर्म की इज्जत करो और दूसरों के धर्म को उसको इज्जत करने दो। तो जब हमको पता है कि हम किसी के धर्म को खराब या अच्छा नहीं बोल सकते हैं, तो उनको भी ये पता होना चाहिए कि आप किसी एक पर्टिकुलर कास्ट को आप टारगेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन एकदम कंटिन्यूअसली 2014 से लेकर के 2021 तक में अगर आप देखिएगा तो मुस्लिम टारगेटेड है, हर हाल में मुस्लिम टारगेटेड है। पश्चिम बंगाल के हर एक इलेक्शन में यही कहा गया कि दुर्गा पूजा विसर्जन रोका गया लेकिन मुहर्रम मनाने दिया गया। पश्चिम बंगाल के हर एक इलेक्शन में यही कहा गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि हम लोग हिंदुत्व सेव करने आए हैं। पश्चिम बंगाल के हर इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यही कहा गया कि यहाँ पर मिनी बांग्लादेश बन रहा है। पश्चिम बंगाल में पाकिस्तान भी बोला गया, मिनी पाकिस्तान भी बोला गया। तो आप सोचिए कि ये कैसी सोच है इन लोगों की, ये कैसी धारणा है इन लोगों की। इन लोगों की आंखों में मुसलमान इतने खटकते हैं। आज मुसलमान इनकी पार्टी में भी जो मुसलमान नेता है उनको भी ये टारगेट करते हैं, उनके लिए भी ये हिडन क्रिमिनल आर्मी छोड़ते हैं और 5 स्टार होटल में बैठ करके उस क्रिमिनल आर्मी के साथ बैठ करके हाय हुल्ला करते हैं। तो इनका पोल अब खुल चुका है। मैं आपके चैनल के थ्रू से यही कहूंगी कि इस संसद को इमीडिएट बैन किया जाए, इसके जितने भी वीडियोस हैं उसको बैन किया जाए, कहीं भी किसी भी जगह ये वीडियोस को वायरल ना किया जाए और इमीडिएट इन सारे साधु संतों को जिन्होंने उस मंच पर बैठ करके हर एक धर्म के लोगों को गालियां दी हैं, हर एक धर्म के लोगों को फंसाने की और मारने और काटने की बात कही है, उनको तुरंत इमीडिएट अरेस्ट किया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। একটা কথা এই মুহূর্তে জিজ্ঞাসা করব যে বারবার বলা হয় যে ধর্ম নিয়ে রাজনীতি, প্রত্যেকটা দলই দেখা যায় সেক্ষেত্রে থেকে পশ্চিমবঙ্গে ধর্মীয় একটা আবরণকে সঙ্গে করে রাজনীতি। ধর্ম নিয়ে রাজনীতি কেন হবে? রাজনীতি যদি করতে হয়, মানুষের ভালো যদি করতে হয়, ধর্মটা না, সেটা মানুষের ভালো করার জন্য কোনো ধর্মীয় ট্যাগ লাগানোর প্রয়োজন হয় না। মানুষের ভালো করার ইচ্ছা থাকলে সবাই করতে পারে, যে কোনো রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রে বলছি। কেন এই জিনিসটা কেন? देखिए, धर्म को लेकर के राजनीति तो डेफिनेटली बाकी बहुत सारी पार्टियां नहीं करती हैं। आप पार्टी को देख लीजिए, उनके यहाँ धर्म की राजनीति नहीं होती है। मैं बिल्कुल कहूँगी कि कांग्रेस भी धर्म की राजनीति नहीं करती है। मैं बिल्कुल कहूँगी कि एनसीपी भी धर्म की राजनीति नहीं करती है। श्रीमती ममता बनर्जी भी धर्म की राजनीति नहीं करती हैं। आज वही लोग जो भारतीय जनता पार्टी में आज हिंदुत्व को और ऑरेंज टीका लगा करके घूम रहे हैं, कल वही ममता बनर्जी के बगल में बैठ करके टोपी पहन करके अफ्तार किया करते थे। तो हमारा जो एक कल्चर शुरू से हिंदुस्तान में बना आया है, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम एक साथ रहे हैं। आज आप 25 दिसंबर में देखिए पार्क स्ट्रीट में, आपको नहीं समझ में आया होगा उस भीड़ में, हज़ारों लाखों की भीड़ में, कि कौन मुस्लिम है, कौन हिंदू है, कौन क्रिश्चियन है। नहीं समझ पाए होंगे, सब ने यही सोचा होगा कि इसमें 90% लोग क्रिश्चियन है। तो बहुत मोहब्बत से रहने वाली राजनीति आज तक चली है, लेकिन ये मात्र भारतीय जनता पार्टी है जिसने हमेशा ये बताया है कि मैं हिंदू हूँ, तुम मुस्लिम हो, तुम मुस्लिम
मुस्लिम हूँ, मैं हिंदू हूँ। जहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की बात होती है, जहाँ महंगाई की बात होती है, जहाँ किसी चीज़ की बात होती है, सबसे पहले धर्म की राजनीति को सामने उजागर किया जाता है और जो मेन मुद्दा है उसको कहीं ना कहीं ख़त्म कर दिया जाता है। ये धर्म को लेकर के ही ये शुरू करते हैं। इनकी शुरुआत भी धर्म को लेकर होती है और इनका ख़त्म भी धर्म को लेकर के होता है। जब भारतीय जनता पार्टी आई तो इनका एक ही काम था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। जब वो हो गया तो फिर इन्होंने फिर वो ड्रग्स का पूरा मैटर स्टार्ट किया। तो मीडिया ट्रायल पहले चलने लगा, कोर्ट में ट्रायल बाद में चलेगा, पहले मीडिया ट्रायल चलने लगा। तो आज इन्होंने पूरे सिनेरियो को बिगाड़ के रखा है। हर एक सिनेरियो को इन्होंने अपने पक्ष में करने की पूरी कोशिश की है ताकि जनता से लेकर के अपोजिशन नेता भी इनसे ये ना पूछ पाए कि आज ये बेरोजगारी, आज ये कोविड की मार जो पड़ी है पूरे हिंदुस्तान से लेकर के पूरी दुनिया में, तो आज इसका समस्या का समाधान कैसे होगा। अभी मैं डिमोनेटाइजेशन पर नहीं जाऊंगी, लेकिन कोविड की वजह से जो आज हिंदुस्तान में जो हाहाकार मचा है, लोग भूखे मरे हैं, लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, आज महंगाई मार रही है गरीब लोगों को। आज 100 रुपये 110 रुपये में हम पेट्रोल भराते हैं, 210 रुपये में हम सरसों खरीदते हैं। आप सोचिए कि गरीब आदमी की क्या हाल हो रही होगी। इस पर वो बात नहीं करेंगे। लाखों करोड़ों बेटियां बेरोजगार हैं, लाखों करोड़ बेटे भारत के बेरोजगार हैं, फिर भी हमारे भारत माता की जय है। कैसे जय है? पीएचडी की डिग्री लेकर के हमारे भारत माता के यही औलाद जो है, यही जो बच्चे हैं, ये ऑटो चलाते हैं। ग्रेजुएशन की डिग्री लेकर के यही हमारी बेटियां जो हैं, जिस हर एक शहर में जहां देवियों की पूजा सबसे ज्यादा होती है, ये मॉल में 10,000 रुपए का काम करती हैं, 10,000 रुपए की सैलरी पर, और ग्रेजुएशन की डिग्री है उनके पास। आप सोचिए कि इस पर बात नहीं होती है। हिंदुस्तान की सारी मीडिया का आंख सिर्फ इस चीज पर रहता है कि कौन आर्टिस्ट ने कब ड्रग्स लिया, कौन मुसलमान कौन से केस में कैसे चला गया, किस मुसलमान ने कहां पर नमाज पढ़ी। कल की ही आप बात देखिए, एक बेचारा मुसलमान रोड पर नमाज पढ़ रहा था किसी स्टेट में, वहां पर से उसको हटाया गया कि तुम यहां पर नमाज नहीं पढ़ोगे। आज बहुत बुरी हालात आ रहे हैं। अब भी अगर एजुकेटेड लोग अगर नहीं जगेंगे, अपनी आवाज़ नहीं ऊंची करेंगे, अपोजिशन स्ट्रांग नहीं होगा, अपोजिशन हर एक मुद्दे पर अगर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेने के लिए खड़ा होगा, तो हिंदुस्तान की हालात बद से बदतर होने वाले हैं। और हर एक स्टेट के पुलिस ऑफिसर्स को किसी भी तरफ नहीं देख करके, किसी भी लालच में नहीं जा करके, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के क्रिमिनल आर्मी हैं उसको पकड़ कर कॉलर पकड़ करके दबोच करके एकदम जेल के सलाखों के पीछे डालना है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे पास बहुत सारे प्रूफ हैं कि हमारे पश्चिम बंगाल में भी बहुत सारे ऐसे पुलिस ऑफिसर्स हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए छुप करके अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं, जिसका इन्फॉर्मेशन श्रीमती ममता बनर्जी के पास जाना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं धीरे धीरे सब कुछ वहाँ तक पहुँचाऊँगी। पीएम को भी मैंने बहुत सारे लेटर्स लिखे हैं, मुझे बहुत सारे जवाब भी आए हैं, वाइस प्रेसिडेंट हाउस से भी मेरे पास बहुत सारे जवाब आए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि इस पर काम हो। मैं चाहती हूँ कि हर वो क्रिमिनल आर्मी एजेंट जो भारतीय जनता पार्टी का है, जो मुसलमानों को टारगेट कर रहा है, वो जेल के पीछे हो। यही मैं चाहती हूँ। और ऐसे संसद को इमीडिएट रोकना चाहिए, नहीं तो हिंदुस्तान के मुसलमान के माँ बाप जो है ना, अब मुसलमान बच्चे को पैदा करने से डरेंगे। आज मुसलमानों की हालात ऐसे हो गए हैं कि वो खुद को मुसलमान कहने से डरने लगे कि हम मुसलमान कह देंगे तो कहीं हमको मार ना दिया जाए। तो इन हालात को रोकने के लिए, इन हालात को सही बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के क्रिमिनल आर्मी एजेंट को खत्म करना पड़ेगा। उसकी एक और मिसाल मैं आपको दे देती हूँ कि कुछ दिन पहले टाइम्स नाउ पर कंगना रनावत ने कहा था कि आज़ादी हमको अब मिली। वो जो गांधी जी की आज़ादी थी, फादर ऑफ नेशन की जो आज़ादी थी, वो आज़ादी नहीं थी गांधी, अब आज़ादी मिली है। उसके बाद देखिए कि पिछले 5 दिनों से, लास्ट 5 डेज से कंटिन्यूअसली यही कहा जा रहा है कि अच्छा हुआ कि नथुराम गोडसे ने गांधी जी को मार दिया, ये कहा जा रहा है। तो ये क्या है? ये भारतीय जनता पार्टी के क्रिमिनल आर्मी एजेंट हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के क्रिमिनल आर्मी एजेंट है। पश्चिम बंगाल में ऐसे कई एजेंट हैं जो हर एक पुलिस ऑफिसर पे ब्राइब का एलिगेशन लगाते हैं, स्टेट के मंत्रियों पर एक्सटॉर्शन का एलिगेशंस लगाते हैं।
भारतीय जनता पार्टी में मुसलमान लीडर अगर बहुत फेमस होता है, बहुत वोकल होता है, बहुत प्रेजेंटेबल होता है, तो उसके लिए भी वो लोग पूरा एक स्टोरी बनाते हैं कि ऐसे करके उसको फंसा के उसको जेल भेजना है। आज पैमेला गोस्वामी अगर ड्रग्स केस में गई थी, माशाल्लाह उनका बेल हो गया है, क्या उन्होंने एक बार भी कहा है कि मुझे टीएमसी वाले ने फंसाया? क्या उन्होंने एक बार भी कहा कि उनको सीपीएम वाले ने फंसाया या कांग्रेस वाले ने फंसाया या किसी आम आदमी ने आकर फंसाया? नहीं कहा। वो जिसका नाम ले रही है वो भी भारतीय जनता पार्टी का है, वो जिसका नाम ले रही है वो सब भारतीय जनता पार्टी के। तो आप सोचिए कि ऐसा क्यों है कि फंसाया जा रहा है, क्योंकि पैमेला गोस्वामी बहुत आगे बढ़ रही थी, बहुत कम एज में। वोट के पहले ही उनको फंसाया गया और कॉर्पोरेशन इलेक्शन का सब कुछ जब हो गया तब उनको निकलने का मौका दिया गया। हालांकि चार्जशीट में वो क्लीन शीट में है, लेकिन फिर भी तो आप सोचिए कि सिनेरियो कहां बिगड़ता जा रहा है, ये क्या हो रहा है। इसलिए मैं स्टेट के चीफ मिनिस्टर से कहूंगी कि अपने हर पुलिस ऑफिसर का आप बैठकर इंटरोगेशन कीजिए कि वो क्यों छुप करके वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, वो क्यों छुप करके भारतीय जनता पार्टी के क्रिमिनल एजेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, और क्यों भारतीय जनता पार्टी के क्रिमिनल एजेंट जो 16 केस, 17 केस, 20 केस, 12 केस के वो अक्यूज्ड है, एब्सकॉन्डेड अक्यूज्ड है, उनको क्यों छोड़कर रखा गया है? वो क्यों खुलेआम कोर्ट घूम रहे हैं? वो क्यों खुलेआम लोगों को चेस कर रहे हैं? वो क्यों खुलेआम जाकर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ बगल में बैठ करके फोटो खिंचा रहे हैं? वो क्यों खुलेआम जाकर के 5 स्टार होटल में मिल रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं? वो जेल की सलाखों के पीछे क्यों नहीं है? यही मेरा सवाल है कि अगर यहां से शुरुआत नहीं होगी तो फिर इसका एंड जो है वो बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। एक बात বলনা है, क्योंकि আমরা প্রত্যেকেই জানি যে 21 বছর বয়সে এখন কেন্দ্রীয় আইন করে দিয়েছে, মানে বালিকা বিবাহ বন্ধ। যেহেতু আমরা জানতাম 18 বছর বয়স, সেক্ষেত্র থেকে 21 বছর করা হয়েছে। এক্ষেত্র থেকে দেখা গেছে এই যে লকডাউনের সময় অনেক বাচ্চা মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে, কারণ প্রত্যেকে জানতাম তখন 18 বছর, 18টা 16 হলে দোষ নেই, সেই 18টা এখন 21 হয়েছে। এটাকে কিভাবে নিচ্ছে? देखिए, ये बात तो अभी संसद में उठी है, लेकिन मैं इस बात को, अगर मेरे पुराने वीडियोस निकाले जाएंगे तो मैं कहूँगी कि इस बात को मैं पिछले 7 साल से बोल रही हूँ कि लड़कियों को की उम्र जो है वो शादी की बढ़ानी चाहिए थी। 18 साल बहुत कम एज है। मैंने खुद 19 साल की उम्र में बच्चा पैदा किया है, माशाल्लाह मेरा बेटा 14 साल का है। तो जो पेन होता है, जो तकलीफ़ होती है, वो मैं खुद प्रैक्टिकली मैं उसको देख चुकी हूँ, बर्दाश्त कर चुकी हूँ। तो अगर उम्र बढ़ाई गई है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि एक सिनेरियो आ रहा है कि आप देखिए कि आज़ादी जब ब्रिटिश टाइम था तब भी एक वुमेंस फाउंडेशन बनाया गया था, लेकिन वो बहुत अच्छा नहीं चला था। उसके बाद से लेकर के आज तक, फिर 1971 में कुछ चेंजेस आए थे, फिर 1984 में कुछ चेंजेस आए थे, उसके बाद कोई चेंजेस आए नहीं। तो लड़कियों की उम्र को बढ़ा करके शादी करना ये बहुत अच्छा डिसीजन हुआ है, लेकिन मेजॉरिटी के साथ होना चाहिए था। 15 एनजीओ, मैंने जहाँ तक बिल के बारे में पूरा डिटेल पढ़ा है, 15 एनजीओ के इन्फॉर्मेशन पर आप संसद में बिल नहीं पास कर सकते हैं, या 2-4 केसेस को देख करके आप बिल नहीं पास कर सकते। सारी मेजॉरिटी को स्टैंडिंग कमेटी में शायद ये बिल भेजने की बात हो रही है, तो ये बहुत अच्छा होगा। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि 21 साल पुरुष का भी जो हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन इसको कितना अप्लाई किया जाएगा ये देखने की बहुत ज़रूरत है। মানে মানুষের মধ্যে এই যে 21 সাল করা হয়েছে, যেটা 18 ছিল, ও 17 প্লাস হলেও বিয়ে হয়ে যেত, যেহেতু 18, এই 18টাকে যখন 21 করা হয়েছে, মানুষের মধ্যে একটু ভয় কাজ করবে যে অন্তত 20 হোক, তারপর বিয়েটা হবে। देखिए, 16 साल की उम्र में या 17 या 18 साल की उम्र में भी जब शादी होती है तो लड़कियां बहुत मैच्योर नहीं होती हैं, बिल्कुल मैच्योर नहीं होती हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग देखते हैं कि लड़की 21 साल की है, लड़का 30 साल का है, लड़का 35 साल का है, तो वो मैच्योर होता है, लेकिन लड़की मैच्योर 16 साल 18 साल में बिल्कुल नहीं हो पाती है। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि उसका एडुकेशन भी कंप्लीट नहीं होता है। और अभी का सिनेरियो इतना ख़राब हो चुका है कि मानो जैसे शादी ना हुई कि डिवोर्स जैसे लग रहा है कि बगल में गिफ्ट के तौर पर एक पैक डब्बे में रखा हुआ है। तो अभी सिचुएशन बहुत ख़राब है। अभी कुछ हमारी सोसाइटी में, पूरे हिंदुस्तान में ही मैं बोलूँगी, शायद मेरे इस स्टेटमेंट से कुछ मर्दों को बुरा भी लगेगा, लेकिन मैं बोलूँगी ज़रूर क्योंकि मैं मुँह फट हूँ। अभी मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट प्रोबेबली देखा जाता है कि वर्किंग लेडी से ही मर्द शादी करना चाहते हैं,
कि वो लड़की काम करने वाली हो, उसकी अपनी एक पर्सनल सैलरी हो, तो उसी से वो शादी करना चाहते हैं। तो वो तभी आ पाएगी जब उसकी एजुकेशन कंप्लीट होगी। द थर्ड थिंग इज कि 21 साल मर्द का बोला जा रहा है और 21 साल औरत का बोला जा रहा है, इक्वालिटी दी जा रही है। लेकिन देखिए, ट्रिपल तलाक का भी बिल पास हुआ, लेकिन कोई मानने को तैयार अभी भी नहीं है, क्योंकि उसका अवेयरनेस नहीं हो रहा है। औरतों को बताया नहीं जा रहा है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने, आपको संविधान ने कितनी अथॉरिटी दी है, आपको कितने एडवांटेजेस दिए हैं, आपके पक्ष में कितनी बातें कही हैं। ये अवेयर नहीं है हमारे हिंदुस्तान की महिलाएं। उसी तरीके से अगर ये बिल पास हो भी जाता है तो क्या 21 साल की लड़की का 21 साल के लड़के से ही शादी होगा? 40 साल का मर्द 21 साल से शादी नहीं करेगा? और हमारी मुस्लिम कम्युनिटी में अगर आप आइएगा, मे बी लोगों को बुरा लगे, तो हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में मोस्ट प्रोबेबली, हालांकि कुरान में भी है कि बहुत उम्र दराज से शादी ना हो, जोर से शादी हो। हमारे कुरान में भी है कि अपनी पसंद का इजहार भी किया जा सकता है, लेकिन उसको फॉलो नहीं किया जाता है। लड़की 21 साल की होती है, लड़का 40 साल का होता है, तो ये गलत है। मैं इस बिल को बिल्कुल सपोर्ट कर रही हूँ, लेकिन प्लीज इसको स्टैंडिंग कमेटी में पूरी मेजॉरिटी के साथ अगर लिया जाए तो ये बिल और भी खूबसूरत निखर करके आएगा। और आज के ज़माने में देखिए, औरतों को जब लड़कियां पैदा होती हैं तो उनके लिए एक हेडेक हो जाता है। बलात्कार बहुत होता है, डिवोर्स बहुत होता है, मोलेस्टेशन बहुत होता है, वर्क प्लेस में मोलेस्टेशन होता है, फ्लाइट में मोलेस्टेशन होता है, पब्लिक बस पे मोलेस्टेशन होता है। तो लड़कियां आज के ज़माने में बहुत अनसेफ होती हैं। तो जिस घर में भी बेटी पैदा होती है, उस माँ बाप के लिए, उस भाइयों के लिए एक हेडेक का बायस बन जाती है कि भाई इसको सेफ करके हमको रखना है। तो अगर ये सारे बिल पास हो रहे हैं तो इसके साथ साथ 376 और 354, 354D, 376D पे भी इमीडिएट फास्ट ट्रैक कोर्ट पर फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे 10 सजा मिल गई तो फिर देखिएगा कि धीरे धीरे क्राइम अगेंस्ट वुमेन घटेगा और धीरे धीरे लड़कियों का जो जल्दी करने का जो है एक सिस्टम, वो माइंड में आएगा कि नहीं, लड़कियां सेफ है। तो इस वजह से भी हमारे माँ बाप क्या होते हैं, सोचते हैं कि भाई जल्दी शादी कर दो, वो उसकी जिम्मेदारी हो जाएगी, हम कब तक संभाल कर रखेंगे। आप देखिए कि हमारे पश्चिम बंगाल में भी पार्क स्ट्रीट रेप केस हुआ, एक अक्यूज्ड को बेल हो गया ना। कैसे हो गया? इतना बड़ा रेप केस, इतना बड़ा रेप केस। आज पूरी दुनिया पार्क स्ट्रीट रेप केस को जानती है। पूरी दुनिया का हर एक इंसान, आप गूगल में सर्च कीजिएगा, सिर्फ मारिए पार्क स्ट्रीट रेप केस, वो आ जाता है। तो आज उसका बेल कैसे हुआ? आज वो खुलेआम घूम रहा है, मस्ती कर रहा है। आप सोचिए। तो आज लड़की के जो माँ बाप है वो तो अनसेफ फील करते हैं ना कि भाई 10 साल, 8 साल, 9 साल, 6 साल रहेगा अंदर, उसके बाद फिर बाहर आ जाएगा। एंड वंस अ क्रिमिनल इज ऑलवेज अ क्रिमिनल। क्योंकि रेपिस्ट जो होते हैं वो मानसिकता से बहुत कमजोर होते हैं। उनको इलाज के साथ साथ उनको कभी बेल नहीं मिलना चाहिए। तो मैं तो ऐसा कहती हूँ कि जितने भी बलात्कारी हैं जिनको बेल मिला है, उनको सबसे पहले उनका बेल कैंसिल होना चाहिए, उनको फिर से अंदर भेजिए। और महिलाओं का जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन के जितने भी सेक्शंस हैं उनको स्ट्रॉन्ग कीजिए। देखिए, कोई भी माँ बाप अपने बच्चियों की शादी 16 साल में नहीं करेगा, वो उसको पढ़ाएगा, लिखाएगा। अपने आप इस बिल पर कार्रवाई हो जाएगी, अपने आप इस बिल को लोग फॉलो करेंगे, अपने आप इस बिल पर लोग आकर्षित होंगे। चाहे अपोजिशन जितना भी चिल्ला ले, लोग सेंट्रल गवर्नमेंट का सपोर्ट करेंगे कि भाई अब मेरी बच्चियां सेफ हैं। একদম সব শেষ। আমরা যাব একটা প্রশ্নে। নাজিয়া এলাহি খান যেভাবে মিডিয়ার সামনে আওয়াজ তোলে, যেভাবে মিডিয়ার সামনে যে টপিকগুলো কথা বললে পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কেন্দ্র সরকার যে জারি লাগুক, নাজিয়া এলাহি খান একদম স্পষ্ট বলে। নাজিয়া এলাহি খান কবে মাটিতে এসে মানুষের সঙ্গে স্পষ্ট কথা বলবে, সেই কথাটা জানতে চাই। देखिए, मैंने 2010 में कॉरपोरेशन इलेक्शन फाइट किया था। बहुत कम एज था मेरा, उस वक्त भी मेरे गोद में बच्चा था, मेरा बेटा था, बहुत छोटा था। मेरी उम्र जब 13-14 साल की थी, तब से मैं समाज में मुस्लिम महिलाओं के अधिकार के लिए सोशल एक्टिविस्ट का काम कर रही हूँ। कई एम्बुलेंस डोनेशन दिए, कई व्हीलचेयर डोनेशन दिए, कई सिलाई मशीन डोनेशन दिया डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ के लिए, कई लोगों को बहुत कुछ। हमारे कुरान में है कि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन नाजिया इलाही खान इज़ नॉट न्यू नेम, कोई नया नाम नहीं है, बहुत पुराना नाम है।
लेकिन हाँ, इंसान स्ट्रांग तब होता है जब उसके सामने कोई बहुत बड़ी घटना होती है। तो लोगों को ऐसा लगा कि 26 अगस्त को नाजिया डिटेंड हुई है, नाजिया बहुत वीक हो गई होगी, लेकिन अपार्ट ऑफ एवरीथिंग डेफिनेटली मैंने सफ़र किया। व्हेन आई वाज इनकार्सियरेटेड लाइक 23 डेज, मैंने बहुत सफ़र किया, लेकिन मैं और स्ट्रांग हो गई हूँ। मुझे और एक हिम्मत आ गई है कि आज नाजिया इलाही खान को जिस तरीके से फंसाया गया है, मैं कोशिश करूंगी कि दोबारा कभी भी किसी भी मुसलमान लड़की को उसके मुसलमान होने की वजह से ना फंसाया जाए। आज भारतीय जनता पार्टी में कोई भी मुसलमान लड़की अगर जाने की कोशिश भी कर रही है तो मैं यही कहूँगी कि बेटा पहले ये समझ लो कि अगर तुम मंच पर सलाम करोगी और खुदा हाफिज करोगी तो साल 2 साल के बाद तुमको जेल भिजवा देंगे ये लोग। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से जितना मुसलमान दूर रहे उतना अच्छा है। नाजिया इलाही खान कल भी मार्च पर थी, आज भी है, और इंशाअल्लाह वल रहमान के उसके कदम को कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि अल्लाह उसके साथ है। और मैं खुदा पर बहुत बिलीव करती हूँ। समाज में हर किसी को खुश रखना हमारे बस की बात नहीं है, वो सिर्फ अल्लाह है और भगवान है जो सबको खुश रखने की कोशिश करता है। लेकिन उस भगवान और अल्लाह से भी बहुत से लोग नाराज होते हैं कि किसी को ये नहीं मिला, किसी को वो नहीं मिला। तो हम तो एक मात्र इंसान हैं। लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अवेयरनेस करूं। मैंने ट्रिपल तलाक, मेरा एनजीओ बहुत बड़ा मैटर देखा, मेरा एनजीओ पॉलीगेमी हलाला देख रहा है, मेरा एनजीओ प्रोस्टिट्यूशन के लिए देख रहा है, उनके राइट्स के लिए, मेरा एनजीओ ट्रांसजेंडर के राइट्स और रिस्पेक्ट के लिए देख रहा है। तो मैं हमेशा कोशिश में लगी रहती हूँ कि अवेयरनेस हो। मुझसे 10 लोगों के लिए अगर कुछ अच्छा काम हो जाए तो वही बेटर है। मैं चेयर के पीछे कभी नहीं भागती हूँ, मैं एक पोस्ट के पीछे मैं कभी नहीं भागी हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी, मैंने 5 साल भारतीय जनता पार्टी को दिया। भारतीय जनता पार्टी का अगर एक भी नेता खड़ा हो करके ये बोल दे कि हाँ नाजिया मेरे पास आई थी और उसने कहा कि मेरे को इस इलेक्शन का टिकट दे दीजिए, मैं मुंह से जूता उठा लूंगी, मुंह से अपने उसका जूता उठाऊंगी। मैंने आज तक कभी भी, मैं 5 साल भारतीय जनता पार्टी में रही, मैंने कभी किसी नेता से ये नहीं कहा कि मुझे इस इलेक्शन का टिकट दीजिए। मैंने ये ज़रूर कहा कि मुस्लिम एरिया में मुझे भेजिए ताकि मैं ये बता सकूं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी यही भारतीय जनता पार्टी करता है। लेकिन उसका भी देखिए, अभी आप गूगल सर्च कीजिए तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जो फंड थे इस योजना के 88% फंड सिर्फ ऐड में चला गया। तो मैं नहीं बोलूं, मैं वही नाजिया इलाही खान हूं जिसने ये भी कहा कि ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने बेटी बचाने और बेटी को पढ़ाने की बात कही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी है जो इस भारत की मिट्टी की बेटियों के बारे में सोच रहा है। और मैं वही नाजिया इलाही खान हूं जो मैं अभी ये कह रही हूं कि ये सर्च रिपोर्ट है कि 80% से अबव पैसा सिर्फ एड में वेस्ट किया गया है, बेटियों तक नहीं पहुंचा है। तो ये तो कहूंगी ना मैं देखिए, मैं पार्टी के लिए काम करती हूं, मैं पार्टी का कोई पालतू कुत्ता नहीं हूं। मुंह खाता है तो आंख लजाता है। मैं भारतीय जनता पार्टी का 10 पैसा नहीं जानती हूं। और मुझे आज तक, आई स्वेयर, मुझे आज तक समझ में नहीं आया है कि 24 घंटा कोई पॉलिटिक्स कैसे कर सकता है, फिर वो अपना घर कैसे चलाता है। 24 घंटा कोई पॉलिटिक्स कर ही नहीं सकता है। लेकिन मैं ऐसे नेताओं को देखती हूं जो 24 घंटा पार्टी ऑफिस में बैठे रहते हैं। कैसे? आपका घर कैसे चलता है? इसका मतलब है कि आप जनता का पैसा खा रहे हैं। इससे ये साबित होता है कि आप जनता का पैसा खा रहे हैं, क्योंकि आपका अपना पर्सनल तो कोई काम ही नहीं है। तो जनता का पैसा नहीं खा करके जनता को दीजिए। जनता बेचारी बहुत परेशान है, जनता गरीबी से मर रही है, जनता भूख मरी पर आ गई है। आज किसानों के आंदोलन की वजह क्या है? यही है, आज किसान ने आंदोलन किया, वो ढीठ बनकर बैठे रहे तो सिर्फ ये यूपी इलेक्शन की वजह से, सिर्फ यूपी इलेक्शन की वजह से 3 लॉ को वापस लिया गया, नहीं तो नहीं लेते ये लोग। কথায় কথা বাড়ে একদমই। আমি যে ক্ষেত্র থেকে যাব একটা প্রশ্নে, একদম প্রত্যেকটা দল যখন মিটিং মিছিল করে তার পিছনে অসংখ্য কর্মী থাকে। সেই কর্মীগুলোর পেটের ভাত কিভাবে জোগাড় হয় সামনে যারা নেতারা হাঁটে তারা আদৌ জানে? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में मैं बहुत एक्टिव काम की हूँ, बहुत एक्टिव। मतलब मैं आपको मतलब अपनी ज़ुबान से नहीं बता सकती हूँ, ये तो लोग ही बोलते हैं कि मैंने बहुत एक्टिव काम किया है। भारतीय जनता पार्टी में मेरे क्लोज बहुत लोग गए थे जेल। बेबी तिवारी जेल गई थी, कोई पलट कर पूछने नहीं गया।
पैमिला गोस्वामी गई, कोई पलट के पूछने नहीं गया। वो उनका खर्चा कैसे चल रहा है, वो कैसे कर पा रही हैं काम, कोई पूछने नहीं गया। बहुत सारे कर्मी आज भी मेरे को फ़ोन करते हैं, दीदी ये केस हो गया, दीदी हम घर से भागे हुए हैं, दीदी ऐसा है। कोई पूछने नहीं चाहता है, कोई पूछने नहीं चाहता है कि उनको कैसे निकालना है हमको जेल से, उनके लिए हमको क्या करना है, उनके लिए हमको कैसे जुगाड़ करना है, उनको कैसे एम्प्लॉयमेंट किसी नौकरी में लगा देना है। इसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी के सुपीरियर लीडर्स को नहीं है। वो घमंड में चूर है, वो घमंड में चूर है। उनको नहीं पता है कि ये जो पीछे दल बल मेरे चल रहा है, ये पेट में खाना खा के आया भी है कि नहीं आया है। आप सोचिए, भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी मीटिंग्स होती है, पुलिस की लाठी कार्यकर्ता खाते हैं, नेता नहीं खाते हैं। बलात्कार गरीब बच्चियों का होता है, किसी नेताओं की बेटियों का नहीं होता है, किसी बड़े बिजनेसमैन की बेटियों का नहीं होता है। मॉलेस्टेशन गरीब की बच्चियों का होता है, किसी बड़े नेता की बेटियों का नहीं होता है। तो आप जितने भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास ही झेलता है। आज भारतीय जनता पार्टी के कितने पुराने लोग हैं जो पश्चिम बंगाल में झंडा बांधने के लिए भी खून बहा देते थे अपने, आज वो नज़र नहीं आते हैं। आज उनको कोई सम्मान ही नहीं दिया जाता है, आज उनका कोई वैल्यू ही नहीं दिया जाता है। 2021 के इलेक्शन में श्रावंती को चुन करके लाया जाता है टिकट देने के लिए, लेकिन जिसने 12 साल, 15 साल, 18 साल काम किया भारतीय जनता पार्टी के लिए, उसको टिकट नहीं दिया जाता है, उसको इलेक्शन फाइट करने नहीं दिया जाता है। क्यों? यही रीज़न है कि आज भारतीय जनता पार्टी फिर से ज़ीरो पे आ रही है। और ज़्यादा वक्त नहीं है, मैं आपको, आपके चैनल को गारंटी लेकर के बोल रही हूँ कि सिर्फ 1 साल और रुक जाइए। यूपी इलेक्शन के बाद आप देखिएगा कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी फिर से वैसी ही हो जाएगी जैसे 10 साल पहले थी। कोई नाम निशान नहीं रहेगा। देखिए, आज ये बताना चाह रहे हैं कि मोदी जी का 56 इंच का सीना है, वो साक्षात भगवान नहीं है। आप उनका नाम बेच के कितने दिन खाइएगा, या आप राम का नाम लेके कितने दिन वोट मांगिएगा? आप भारत माता की जय बोल करके लोगों को कितने दिन कन्विंस कर पाइएगा? अरे इस भारत माता की मिट्टी पर जो बेटियां रह रही हैं उनकी इज्जत बचाने का काम कीजिए ना। जो बच्चे रह रहे हैं उनका फ्यूचर बनाने का काम कीजिए ना। जो गरीब रह रहे हैं उनका पेट भरने का काम कीजिए ना। जो शिक्षित महिलाएं और पुरुष हैं उनको नौकरी देने का काम कीजिए ना। जो रोड खराब है वो रोड बनाने का काम कीजिए ना। आप सिर्फ जय श्री राम बोलते हैं। मोदी जी साक्षात भगवान नहीं है, उनको भी काम करना पड़ता है, उनको भी मेहनत करनी पड़ती है, उनको भी कन्विंस करना पड़ता है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो संसद जाते ही नहीं है, वो अपोजिशन का सामना ही नहीं करते हैं। वो साल में 1 या 2 बार संसद जाते हैं। क्यों? बहुत बड़े आदमी हैं क्या? अरे उनको भी वही जनता के वोट ने चुन करके उनको MP बनाया और उसके बाद फिर उनकी पार्टी ने उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया। आप जनता के करीब जाने से डरते हैं, घिन करते हैं। क्यों घिन करते हैं? आप दुबई और सऊदी अरब जाकर के मुसलमानों के गले मिलते हैं और आपके ही यहाँ के नेता मुसलमानों से घिन करते हैं। आप पोप से जाकर के मिलते हैं और आपके ही साधु संत कहते हैं कि क्रिश्चियन को हम क्रिसमस नहीं मनाने देंगे। क्यों? ये जो पार्शियलिटी, ये जो एक स्ट्रैटेजी चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, ये बहुत दिन चलेगी नहीं, बहुत दिन नहीं चलेगी। अब बुरे वक्त आ रहे हैं, बहुत जोर से आ रहे हैं बुरे वक्त। मुहूर्ते दाঁড়িয়ে মানুষকে কি বলবেন? मैं लोगों से यही कहूंगी कि अपने आंख कान खुले रखें, क्योंकि अगर अब हमने अपनी आवाज़ ऊंची नहीं की तो शायद सिनेरियो बहुत ख़राब हो जाएगा। और हर एक मुसलमानों से मेरा हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि भारतीय जनता पार्टी से दूर रहें, नहीं तो मान सम्मान ये अपने क्रिमिनल एजेंट की तरफ से आपका डुबो देंगे, जैसे मेरा डुबोने की कोशिश किया था उन्होंने। थैंक यू, ধন্যবাদ সবাইকে।